Rahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. As you know that your colleges are being closed, so the remaining chapters of your syllabus are covered in online classes. So now we have to start the chapter 14, transport. Transport क्या है? Process involved for getting the material into and out of the cell. अब ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स वो मटेरियल्स जो उनकी लाइफ के लिए, जो उनके वेल बीइंग के लिए ज़रूरी हैं, वो सेल के अंदर एंटर होते हैं या बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को जो है वो हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो ये डिफरेंट मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स हैं। आपको यहाँ पर ये मेंशन है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारे जो प्रोसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के डिटेल्स से हम इस चैप्टर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर एनिमल्स एंड ऑल्सो फॉर प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल, बिकॉज मटीरियल हैव टू मूव इनटू एंड विद इन दिस बॉडी बाय दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। इसमें जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी से लेकर सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर जो सिस्टम है उनके अंदर उनके जो रिस्पेक्टिव मटीरियल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड डाइजेस्ट होता है सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, उसकी हर सेल को जो है सप्लाई होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। सॉरी। इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो जो है ओवरऑल बॉडी से कलेक्ट होकर किडनी तक ट्रांसपोर्ट होते हैं ताकि वो बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव हो सके। सो तमाम के तमाम ये जो बॉडी सिस्टम्स हैं इनके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। इसी तरह प्लांट के अंदर जो है, चूँकि प्लांट्स के अंदर वेल डिवेल्प्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है जैसे कि एनिमल्स में है, सो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन या फोटोसिंथेसिस जो है वो डिफरेंट इनका फिनोमिना है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। इनके अंदर जो है वो जस्ट रूट से वाटर की या मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। इसी तरह से कंडक्शन या जो फूड ये ख़ुद तैयार करते हैं उनको की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो सिंपल टिश्यूज़ जो हैं वो जस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। सो सबसे पहले जो है हम यहाँ चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ही डिस्कस करेंगे। प्लांट्स जो है, जैसे अभी हमने बात किया कि दो चीज़ें प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है, एक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, और लाइट तो ऑटोमेटिकली जो है वो सन से जो है वो भी हमने प्रीवियसली 11 चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है वो सूरज से जो है वो सनलाइट जो है वो ले लेगा। तो 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि प्लांट जो है वो सॉइल के थ्रू जो है वो अटैच होता है और सॉइल के थ्रू जो है ये वाटर और मिनरल्स तो एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ईयर से स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो जाती हैं, और जो लाइट है वो ये अपने क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो सन से जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो रूट्स है, रूट्स की स्ट्रक्चर प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे यहाँ मेंशन है, टू गेट दीज ऑल मटेरियल रूट मस्ट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। किसी प्लांट के अंदर कितनी एब्जॉर्प्शन होनी है डैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस और एरिया ऑफ देयर रूट्स। ठीक है, रूट्स की अगर हम नेक्स्ट पेज पर में यहाँ पर नहीं है, रूट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उनकी जो टिप्स है वहाँ पर आपको जो है वो टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी, जैसे आपको यहाँ इस डायग्राम में नज़र आई है, जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर। दीज रूट हेयर्स जो हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, यानी जो भी प्लांट ने सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करना है वो यहाँ से एब्जॉर्ब करना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इस डायग्राम में आपने देखनी है वो प्लांट की टिश्यूज़ देखने हैं, प्लांट के जो बॉडी इसके जो टिश्यूज़ का सीक्वेंस है, यानी ये देख रहे हैं आप कि दिस इज़ दी सॉइल सरफेस, सॉइल पार्टिकल्स है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि ये रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स के बाद सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आती है डैट इज़ दी एपिडर्मस, एंड उसके बाद जो है वो आप देख रहे हो कॉर्टेक्स के टिश्यूज़ आते हैं, देन एंडोडर्मस,
देन वॉस्कुलर टिश्यूज़ जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो है, इसे कह लें कि टिश्यूज़ का जो है ऑर्डर, यानी प्लांट के जो एक सेल है, प्लांट का जो टिश्यू है, इसमें सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स आते हैं, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मस, और फिर जो है वो वॉस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स जो हैं वो आते हैं। फिर आगे इसमें जो फर्दर हम ये प्लाज्मोडेस्टोमेटा देख रहे हैं, प्लाज्मोडेस्टोमेटा जो है ये सेल वॉल टू सेल वॉल जो है वो कनेक्शन है। आगे डिटेल से इसको भी हम पढ़ते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप भी इसी तरह से जो है ये सेल वॉल टू सेल वॉल जो बैरियर है, जो कनेक्शन है, उसको हम बोलते हैं। आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ दी बेसिक डायग्राम जिसमें जो है वो रूट की स्ट्रक्चर को एज अ मॉडल डिस्कस करते हुए प्लांट के टिश्यू सीक्वेंस जो है वो आपको बताया हुआ था। यहाँ जस्ट मैं आपको ये बता रही थी कि जो रूट हेयर्स हैं डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फॉर बिकॉज दे एब्जॉर्ब दीज वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट जो है अभी हमने बात की है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर सॉइल से, और लाइट जो एनर्जी है सूरज से जो है वो अब्जॉर्ब करके अपनी जो है वो फूड प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है बाकी तमाम दूसरे पार्ट्स तक, उसमें जो है ये डिफरेंट मैकेनिज़्म जो भी हमने स्टार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन में देखे थे कि डिफ्यूजन फैसिलिटी, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, यानी वाटर तो जो है वो डायरेक्टली रूट हेयर्स से थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन मिनरल्स जो है वो वाटर के वो भी इसी तरह से सॉइल में सॉइल वाटर से ही एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो मिनरल्स है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, डिल्यूशन फॉर्म में हो, यानी जो है वो आयनिक बॉन्ड में ना हो बल्कि डिज़ोल्व फॉर्म में हो, ताकि वो वाटर पार्टिकल्स के साथ डिज़ोल्व होकर जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, व्हेन दिस सॉइल मिनरल्स आर नॉट इन सोल्यूशन की फॉर्म में नहीं होंगे, आयनिक बॉन्ड में होंगे, सॉइल पार्टिकल्स के साथ बाउंडेड फॉर्म में होंगे, तो दे आर नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। नेक्स्ट है आपके पास प्रोसेस इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अभी हम जो है बात कर रहे हैं कि रूट से जो है वो कैसे मिनरल्स या वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा। मिनरल्स के लिए जैसे अभी हमने बात की है कि सोल्यूशन की फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब जो मिनरल्स रूट सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे वो टू प्रोसेस से, टू वे से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। एक है पैसिव अपटेक और एक एक्टिव अपटेक। एक्टिव अपटेक जो है दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एटीपी कहाँ से आई है प्लांट के पास, वो जो फोटोसिंथेसिस के रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो है वो ये यूज़ करेगा, प्रिपेयर करेगा, अगर आपने रेस्पिरेशन का लेक्चर जो है वो लिया है। ठीक है, तो पैसिव अपटेक जो है दिस इज़ विदाउट एटीपी, और इसमें जो है वो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस आ सकता है। मिनरल्स दे मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्टोमेटा टू द सेल ऑफ कॉर्टेक्स। ये वही डायग्राम जो मैंने अभी डिस्कस की थी। प्लाज्मोडेस्टोमेटा क्या है कि साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्शन है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से किस तरह से कनेक्ट है। प्लाज्मोडेस्टोमेटा से कॉर्टेक्स, एंड देन इसकी जो है वो रूट हेयर से, एंडोडर्मस से पेरिसाइकल, एंड देन दिस सैप इज ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स जो हैं ये प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो है वो टिश्यूज़ हैं। अब ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस की हैं ट्रांसपोर्टेशन में कि डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन है क्या कि द डिफ्यूजन ऑफ आयंस अलॉन्ग विद वाटर ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय मैस फ्लो। मैस फ्लो मीन्स के ज़्यादा हाईली अमाउंट में जो है वो जाता है। इट में टेक एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे जो है ये वो पाथवे है जिसमें सेल वॉल इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसी तरह से आगे जो है वो हम देखेंगे कि सिम्प्लास्ट पाथवे है। सिम्प्लास्ट पाथवे वो है जिसमें साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है, और अगर वैक्यूल टू वैक्यूल ट्रांसपोर्टेशन होनी है तो वो वैक्यूलर पाथवे है। ठीक है, तो ये आयंस की डिफ्यूजन जो है वो कोई भी पाथवे ले सकती है कि एंडोडर्मस से जो है आयंस डिफ्यूजन के प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को यूज़ करते हुए एंडोडर्मस और साइटोप्लाज्म यानी सिम्प्लास्ट पाथवे को यूज़ करते हुए वैक्यूलर पाथवे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेटली फिर ये जो है वो जाइलम सेल्स तक पहुंच जाएंगे, और जाइलम सेल्स जो हैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये कंडक्टिंग वेजल्स हैं। ठीक है, इनको जो है हम
वॉस्कुलर सिलेंडर्स इसीलिए बोलते हैं कि ये कंडक्टिंग वेजल्स हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़्म इन रूट्स। आगे जो है वो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बताया हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, कि जैसे अभी बताया था कि ये पैसिव जो डिफ्यूजन है डैट इज़ फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है दिस इज़ फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन बट विद द यूज़ ऑफ एटीपी, ठीक है, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जिसे हम बोलते हैं। और इसमें जो है वो एटीपी यूज़ होती है, और एटीपी कहाँ से आई है, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से आई है, ठीक है बच्चे। ये डायग्राम जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे जो है वो ये माइकोराइज़ल की सिग्निफिकेंस बताई हुई है, जो 8 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो माइकोराइज़ल एसोसिएशन है प्लांट का, फंजाई का, वो इनकी यही रूट्स की से अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो उसको इंक्रीज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इसी तरह डिफ्यूजन की एक टाइप है, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन बट विद कैरियर मॉलिक्यूल। इसमें कोई कैरियर मॉलिक्यूल जो कोई प्रोटीन भी हो सकती है वो जो है इन्वॉल्व होता है, यानी बाइंडिंग स्टेट में जो है वो आयन या वो मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। सो दिस इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आगे है आपको जो है बताया हुआ है कि ये अपटेक ऑफ वाटर, यस, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स, यानी वाटर जो है रूट्स के अंदर कैसे, अभी हमने मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन की बात की थी रूट्स में, आगे है कि वाटर जो है वो कैसे जो है रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बच्चे डिफ्यूजन की तरह ही है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन, लेकिन यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, यानी सॉल्वेंट अब वाटर के अंदर जो प्लांट्स के अंदर वाटर रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, डेफिनेटली वाटर ही होगा। सॉल्वेंट क्या होता है कि जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो सोल्यूशन में। सो अब रूट्स के अंदर जो ये सोल्यूशन की फॉर्म में वाटर एंड मिनरल्स प्लांट के अंदर रूट्स में एंटर हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, वाटर डैट आर इन हायर कंसंट्रेशन। सो ऑस्मोसिस क्या है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, और वो परमिएबल मेम्ब्रेन इस रूट्स में क्या होगी, रूट की मेम्ब्रेन, रूट की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर वाटर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सेल के अंदर एंटर होगा तो इसको हम एंड ऑस्मोसिस कहेंगे, और अगर ये सेल से बाहर जाएगा तो इसको एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। यहाँ जो है ये आपको इस डायग्राम में इसका दिखाया हुआ है कि रूट हेयर्स हैं, एयर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और यहाँ से जो है ये वो उसी तरह से 3 पाथवे यूज़ कर सकते हैं कि सेल वॉल, यानी एक सेल की सेल वॉल से दूसरे सेल की सेल वॉल तक, फिर साइटोप्लाज्मिक पाथवे यूज़ कर सकते हैं जिसे हम सिम्प्लास पाथवे कहेंगे, यानी एक सेल की साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में, या फिर ये वैक्यूलर पाथवे यानी एक सेल के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल तक जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे बट बाय ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। और इसमें क्या आ जाएगी, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी हर सेल की मेम्ब्रेन जो है वो आ सकती है। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से जो है वो गुजरने दें। जैसे अभी हमने बात की थी 3 पाथवे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं जाइलम टिश्यूज़ में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में। एक है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या है कि सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल, यानी एक प्लांट की सेल वॉल दूसरे प्लांट की सेल वॉल से जो है वो किस तरह से वाटर को जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगी, और इसके अंदर जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जिसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, यानी एपोप्लास्टिक पाथवे में जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, यानी 2 सेल्स की सेल वॉल जो है वो एक दूसरे के साथ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के थ्रू जो है वो इंटरकनेक्ट हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो सेकंड पाथवे है वो है सिम्प्लास पाथवे। सिम्प्लास पाथवे क्या है कि जिसमें साइटोप्लाज्मिक वे जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द रूट सेल साइटोप्लाज्मिक ऑफ नेबरिंग सेल इज कनेक्टेड विद वन अनदर बाय
प्लाज्मोडेस्टोमेटा, जैसे एपोप्लास्ट में हम बात कर रहे थे कि सेल वॉल जो हैं वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के थ्रू जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यहाँ सिम्प्लास्ट पाथवे में जो हम कह रहे हैं कि टू साइटोप्लाज्म्स के दरमियान कनेक्शन है, टू साइटोप्लाज्म के दरमियान कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन होनी है। सो दिस ट्रांसपोर्टेशन इज़ बाय प्लाज्मोडेस्टोमेटा, जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है डेट एक्सटेंड थ्रू पोर्स इन एडजेसेंट सेल वॉल। ठीक है, यानी सेल वॉल को क्रॉस करके ये दूसरे सेल की साइटोप्लाज्म तक जो है ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे जो है, अगर वाटर मॉलिक्यूल सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे को यूज़ करके क्रॉस कर गया है, तो नेक्स्ट जो है आपको पता है प्लांट के अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। उस वैक्यूल जो है ये टर्जिडिटी का भी काम करता है, यानी वाटर स्टोरेज प्लेस है ये। तो वैक्यूल टू वैक्यूल की अब ये जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होगी डैट इज़ नोन एज दी वैक्यूलर पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये वाटर पोटेंशियल, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है ये स्किप हो गया है। आगे जो हमने डिस्कस करना है वो है प्लाज्मोलाइसिस भी स्किप हो गया है। असेंट ऑफ सैप जो है वो आगे आपके सिलेबस में इंक्लूड है। सैप किसे कहते हैं बच्चे? अगर अभी सिर्फ हम बात कर रहे थे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी डिज़ोल्व फॉर्म में रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। सैप क्या होता है कि जब ये वाटर अपने अंदर मिनरल्स को डिज़ोल्व कर लेता है तो उस सॉल्यूशन को हम जो है वो सैप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है असेंट ऑफ सैप। असेंट का मीनिंग क्या होता है? चढ़ाव, यानी अब ये देखें कि अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करना है इन्होंने। ठीक है, जो सैप है उसकी मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी हो रही है। तो इस वजह से इसको जो है डिस्कस करने के लिए 3 थेरीज़ जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। कोहेरेंट टेंशन थेरी, रूट प्रेशर एंड इम्बिशन, के जो डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर है, जो मिनरल्स हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं, जिसे हम सैप कह रहे हैं, वो किस तरह से ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हुए प्लांट के एरियल पार्ट्स तक जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे। और इसमें 3 थेरीज़ इन्वॉल्व हैं, कोहेरेंट टेंशन थेरी, रूट प्रेशर एंड इम्बिशन। कोहेरेंट टेंशन थेरी जो है ये डिक्सन ने प्रपोज की थी। डिक्सन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इसने जो है वो कुछ ये आप फिज़िकली जो है फिज़िक्स की जो ये फैक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व किए थे वाटर में सैप की जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या है? कोहेरेंट इज़ द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डैट फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से एक सॉलिड चेन लाइक कॉलम जो है वो जाइलम ट्यूब के अंदर जो है वो बन जाती है, जिससे जो वाटर है वो ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोहेरेंट। टेंशन है, टेंशन क्या है? टेंशन क्या है कि जो वाटर चेन है जाइलम के अंदर, ये ट्रांसपायरेशन पुल जो है, ट्रांसपायरेशन क्या है बच्चे के रिमूवल ऑफ वाटर पार्टिकल्स या सोल्यूशन जो है वो एरियल पार्ट्स के थ्रू जो है वाटर की इवेपोरेशन के प्रोसेस से रिमूवल। ठीक है, तो अब रिमूवल होने की वजह से ऊपर वाले जो एरियल पार्ट्स होंगे वहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए नीचे वाले हिस्सों से, नीचे वाले पार्ट से जो है वो वाटर को पुल किया जाएगा, खींचा जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टेंशन। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यानी वो टेंशन के प्रोसेस में जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये टेंशन की जो जाइलम वाटर जो टेंशन के प्रोसेस से जो इन्वॉल्व हो रहा है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि 200 मीटर्स तक, यानी 200 मीटर्स लेंथ के जो प्लांट्स हैं, इवन के 600 मीटर लेंथ के जो प्लांट हैं वो उनके अंदर भी जो है वो इसी टेंशन के प्रोसेस से जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आ जाता है आपके पास एडीएन। एडीएन क्या है? हमें पता है कि प्लांट की जो सेल वॉल है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है डैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है,
तो अब वाटर के अंदर सेलुलोज जो है वो ये सेलुलोज जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, यानी ये हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन जो है इंट्रैक्शन क्रिएट हो गया, यानी वाटर जो है वो सेलुलोज से जो है वो दूर भागेगा। इसको जो है वो हम कहते हैं एडहियन, कि जो वाटर है composition of cell wall provide necessary adhesion to water molecule that help water creep up। इस सेलुलोज की जो है वो इंट्रैक्शन की वजह से जो है वो वाटर ऊपर की तरफ जो है वो चलेगा। वाटर मॉलिक्यूल adhere to the cell wall of xylem cell so that column of water in xylem tissue does not break, यानी इस इम्बिविशन की वजह से जो है वो वाटर xylem टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आगे जो है स्ट्रॉन्ग जाइलम वेजल्स, यानी जाइलम वेजल्स वॉल्स की जो आपको स्ट्रक्चर बताई हुई है कि इट इसेंशियल डायट द जाइलम वॉल शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर नॉट टू बकल इनवर्ड, लिग्निन एंड सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल ऑफ जाइलम वेजल। ठीक है, यानी इन तमाम फोर्सेस के साथ साथ जाइलम वॉल्स की अपनी भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि जो है वो एज सच जो है मेंटेन रहें। आगे आपको इसकी जो है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी की जो है वो वैल्यू बताई हुई है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कैरिड एट रिलेटिवली हाई स्पीड अप टू 8 मीटर पर आवर बीइंग रिकॉर्डेड इन टॉल ट्रीज, कॉमनली इन अदर्स एट 1 मीटर पर आवर, यानी ये इतनी एफिशिएंट फोर्स है कि जो है वो वाटर को 8 मीटर्स पर आवर जो है 1 घंटे के अंदर 8 मीटर तक जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है। और जो लार्ज ट्रीज़ हैं उनके अंदर 1 मीटर जो है वो 1 आवर्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल इन कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ट्रांसपायरेशन का जो है मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसपायरेशन क्या है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट स्पेशली थ्रू द स्टोमेटा, दिस इज नोन एज द ट्रांसपायरेशन। अब जब एरियल पार्ट से वाटर की रिमूवल होगी, इवेपोरेशन होगी, तो उन पार्ट्स के अंदर जो है वो वाटर की स्कर्सिटी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन जो है वो हो जाएगी। उस डिहाइड्रेशन की सिचुएशन को फुलफ़िल करने के लिए नीचे वाले जो पार्ट्स हैं जहाँ से मतलब कि रूट्स जो एब्जॉर्ब कर रही हैं वहाँ पर एक पुल क्रिएट होगा, यानी कि इस तरह से सीक्वेंस वाइज उस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए साथ वाले पार्ट से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर उसकी डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए उससे साथ वाले पार्ट से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा। अल्टीमेटली इस तरह से रूट्स के अंदर जो है वो एक फोर्स जनरेट होगी जो वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी, और इस तरह से रिस्पेक्टिव जो पार्ट्स हैं वहाँ पर जो है वाटर 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। इसे जो है हम बोलते हैं कि ट्रांसपायरेशन पुल इन कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। इसे देखें कि एज द लीव ट्रांसपायर्ड द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट्स मेसोफिल सेल ड्रॉप, दिस ड्रॉप कॉज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ लीव इनटू डिहाइड्रेटिंग मेसोफिल सेल। वाटर मॉलिक्यूल लिविंग द जाइलम आर अटैच्ड टू अदर वाटर मॉलिक्यूल, यानी उसी तरह से जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच हुआ है, तो उसको जो है वो फुल करने के लिए साथ वाले वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो भी मूव कर जाएंगे, यानी कोहेरेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। सो वन वाटर मॉलिक्यूल मूव अप द जाइलम प्रोसेस, द प्रोसेस कंटिन्यू ऑल द वे टू रूट। इस तरह से ये प्रोसेस जब वो कंटिन्यू रहेगा जाइलम सेल से लेकर प्लांट की रूट्स तक। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डेफिशिएंसी जो है वो फुलफ़िल करती रहेंगे। इससे इस पुलिंग जो फोर्स है, यानी कि साइलम सेल्स के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो उसके रिमेनिंग नीचे वाले पार्ट्स हैं, यहाँ तक के रूट सेल्स से जो है वो वाटर को पुल किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इस फोर्स को, इस पुलिंग फोर्स को जो है वो हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। और ये दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग डैट इट रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट एपिडर्मल, यानी वाटर इस तरह से कंटिन्यूसली एक से दूसरे पार्ट तक एब्जॉर्ब होता रहता है और अल्टीमेटली रूट जो एपिडर्मस है उसके अंदर वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और ये हमें पता है कि जो वाटर है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक जो है वो मूव करता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेकंड फोर्स है इसमें सैप की ट्रांसपोर्टेशन में। अब इसमें क्या है, इसमें भी यही ट्रांसपायरेशन पुल और ये
सैप की जो है मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। सेकंड फोर्स इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल अप इन द जाइलम टिश्यू इज रूट प्रेशर. Root pressure is created by active secretion of salt and other solute from other cells into the xylem sap. This lower the water potential of xylem sap. Water enter the xylem cell by osmosis, thus increasing the level of sap in the xylem cell. Water entering the xylem cells may take apoplast, symplast or vacuolar pathway, increasing the hydrostatic pressure. अच्छा, बेसिकली अब इसमें जो रूट प्रेशर में जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है वो साल्ट्स की या दूसरे सल्यूट्स की होनी है. बाकी इसका जो मेकनिज़म है कि वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एक सेल से दूसरे सेल तक जो ट्रांसपोर्ट होगी, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का मेकनिज़म है वो सेम है कि वो एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट या वैकुलर पाथवे जो है वो यूज़ करती हुई ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. ठीक है बेटे. आगे रूट प्रेशर जो है जाइलम के अंदर इतना इफ़ेक्टिव नहीं है प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन में, और एंड दिस इज़ लीस्ट इफ़ेक्टिव ड्यूरिंग द डे व्हेन ट्रांसपायरेशन पुल इज़ एक्टिव फोर्स. क्योंकि डे टाइम में ट्रांसपायरेशन जो है दिस इज़ अ वेरी कह लें कि हाई फोर्स दैट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप. तो रूट प्रेशर जो है वो इतना जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है ड्यूरिंग डे when transpiration pull is active force involving in pulling the sap in xylem cell upward. It has been estimated at a positive hydrostatic pressure of around 100 to 200 kilopascal is generated by root pressure. The pressure mentioned above is not enough to push water to require height. क्योंकि पीछे हम पढ़ा है वो ट्रांसपायरेशन पुल की जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि वो जो है 8 मीटर पर आवर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, और जबकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जो है दिस इज़ नॉट इफ़ेक्टिव फोर्स. और ये 100 टू जस्ट 200 किलो पास्कल जो है वो प्रेशर इतना जो है वो जनरेट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं करती. ठीक है. तो दिस इज़ रूट प्रेशर. आगे जो है वो आपको रूट प्रेशर से एसोसिएटेड एक फिनोमिना है जिसे हम बोलते हैं ग्यूटेशन या एक्सग्यूटेशन. आपने अक्सर जो है वो मॉर्निंग टाइम में जो है वो देखे होंगे कि प्लांट्स के ऊपर जो है वाटर ड्रॉप्स होते हैं जिसे हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है. वो ड्यू ड्रॉप्स एक्चुअली क्या है, वो इसी ग्यूटेशन के फिनोमिना से जो है सिक्रीट होते हैं. प्लांट्स के अंदर वाटर सिक्रेटिंग जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइडाथोर्स. इन हाइडाथोर्स के प्रोसेस जो ये हाइडाथोर्स जो ग्लैंड्स हैं वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ये नाइट टाइम्स में वाटर रूट प्रेशर कम होने की वजह से मॉर्निंग टाइम में जैसे ही प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता है, सूरज की रोशनी निकलना शुरू होती है, तो रूट प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है. तो वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो हैं हाइडाथोर्स इस प्रोसेस में इस सारी जो रूट प्रेशर की वेरिएशन है इसकी वजह से जो है वो वाटर सिक्रीट करते हैं जिसे हम बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स दैट कैन सीन ऑन द टिप्स ऑफ ग्रास लीव्स. अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो आप उस टाइम जो है वो ग्रास लीव्स पर या स्ट्रॉबेरी के लीव्स जो हैं उस पर ये ग्यूटेशन का फिनोमिना देख सकते हो. ठीक है. और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये रूट प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है. जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस रुका हुआ हो, ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जैसे कि नाइट टाइम में होता है, और जो रूट प्रेशर है वो पॉजिटिव हो, तो उस टाइम जो है ये ग्यूटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. नेक्स्ट जो फोर्स है वो है इम्बिशन. इम्बिशन पीछे भी हमने डिस्कस किया है एडहियन में. एडहियन के प्रोसेस में अभी हमने बात की थी कि जो सेलुलोज के जो कंपोनेंट्स हैं वो वाटर को अपने साथ एडहेयर कर लेते हैं क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होते, तो वो एक दूसरे को जो है वो रिपेल करते हैं, लेकिन उनकी अफिनिटी भी है वाटर के साथ. इसको जो है वो हम एडहियन बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को जो है वो हम इम्बिशन कहते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सेलुलोज के कंपोनेंट्स के साथ इम्बाइब हो चुके हैं. ठीक है. सेल वॉल कंपोनेंट्स स्पेशली सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन कैन टेक अप वाटर एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम बट द कंपोनेंट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. दिस इज़ कॉल्ड इम्बिशन. कि वो वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब तो करते हैं सेल वॉल के कंपोनेंट, लेकिन उसको अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकते. ठीक है. अट्रैक्शन तो है लेकिन उसको अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकते, और इस फोर्स को जो है वो हम इम्बिशन कहते हैं. राइट. इम्बिशन जो है दिस इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन वाटर इज़ लॉस्ट द ओरिजिनल वॉल्यूम सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट इज़ रिकॉर्डेड.
Volume of dry seed may increase up to 200 times by imbition, and as a result seed cord rupture and make the germination of seed effective. ठीक है, इसी प्रोसेस से जो है वो सीड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसके बाद जो है वो रप्चर अपना यानी सीड कोड उसका ख़त्म हो जाता है और वो फिर जो है वो न्यू प्लांट में जर्मिनेट कर जाता है। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो एक दूसरा फिनोमिना जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग क्या है कि अगर प्लांट का कोई पार्ट जो है वो कट हो गया वहाँ पर, या रप्चर हो गया है, टैप्ड हो गया, पर्न्ड हो गया या बाउंड हो गया, तो वहाँ से जो है वो सैप निकलना शुरू हो जाता है उस कटिंग उस इंजर्ड प्लेस से, जिसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, ये भी आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं इतना आपको डिटेल से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। टाइम शॉर्ट होने की वजह से अब आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही आप लोग जो है अपने सिलेबस में बहुत लेट हो चुके हैं। सो इस वजह से मैं आपको जो है वो ज़्यादा पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है, जैसे अभी हमने ट्रांसपायरेशन पढ़ा था, इसकी ट्रांसपायरेशन की टाइप्स ये भी सारी जो है वैसे आपकी स्किप हो गई हैं, लेकिन मैं ब्रीफली जो है इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 3 टाइप्स से जो है वाटर ट्रांसपायर करता है। एक है क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, जो क्यूटिकल की सरफेस से होती है, ऊपर वाली प्लांट की लीव्स की सरफेस, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये लेंटिकुल्स जो है ये स्टेम के अंदर जो है वो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, जहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से रिमूव होता है। और जो मेन ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है डैट इज़ दी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, यानी 99% जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या है कि लीव्स में जो है वो छोटे छोटे पोर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स क्या हैं? बीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ ये आपको दिखाए हुए गार्ड सेल्स जो है ये लीव की लोअर एपिडर्मस के अंदर जो है वो गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। स्टोमेटा, ये जो है ये आपको गार्ड सेल्स नज़र आ रहे हैं जो स्टोमेटा को पर कंजिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाया हुआ इस डायग्राम में कि लोअर एपिडर्मस से जो है वो वाटर एक्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से बाहर जो है वो इवेपोरेट कर रहा है। ठीक है बेटे, अब ये तो मैंने आपको ट्रांसपायरेशन की बेसिकली 3 टाइप्स बता दी हैं। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बताने के लिए जो है वो मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। आगे जो है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटास क्या हैं अभी मैंने आपको बताया है। स्टोमेटास क्या हैं कि ये गार्ड सेल्स हैं, नॉर्मली डम्बल या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इनर साइड जो है इसकी वो कनकेव शेप्ड है। ठीक है, और जो है वो थिक है। क्लोरोप्लास्ट भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस भी इनके अंदर होती है, और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट के अंदर स्टोमेटा की जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके अपर साइड पर स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, और जो ये हमारे टेम्परेट रीजन्स के प्लांट हैं जैसे मैंगोज़, रोज़ वगैरह, इनके स्टोमेटास जो हैं वो लोअर एपिडर्मस में प्रेजेंट हैं। और जो डेजर्ट्स प्लांट है, ज़ीरोफाइट्स हैं, उनके जो स्टोमेटा है वो अंदर को धसे हुए प्रेजेंट होते हैं। सो स्टोमेटा की जो लोकेशन है ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। ठीक है, जो दोनों साइड्स पर यानी अपर एंड लोअर दोनों एपिडर्मस पर जो है स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल स्टोमेटा। ये जो है बेस के अंदर या लिली लीव्स में प्रेजेंट है, और डॉर्सी वेंट्रल लीव्स वो हैं जिनकी लोअर एपिडर्मस में जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। ठीक है बेटे, ये तो मैं ब्रीफली आपको स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बता दिया। आगे जो है ये ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लॉन्ग क्वेश्चन। गार्ड सेल्स का बताया हुआ कि मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्व हैं। environmental factors such as light intensity, quality, temperature, relative humidity and intracellular carbon dioxide concentration are sensed by guard cells। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं गार्ड सेल सेंस करता है, और इन सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली स्टोमेटा जो हैं वो ओपन या क्लोज होते हैं। अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की ऐसी कौन सी जो है वो फैक्टर्स हैं या ऐसी कौन से जो सॉल्यूशंस हैं जो स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करते हैं। इसमें फ़र्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जिसे जर्मन बॉटनिस्ट एच वैन मोहल ने जो है वो प्रपोज किया था। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो फोटोसिंथेसिस से रिलेट करता है। ठीक है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस का मीनिंग ये कि जब डे टाइम में
फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। शुगर लेवल इंक्रीज़ करने का मतलब है कि सल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है और वाटर की जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो गई है। और हमें पता है कि जो वाटर है वो कहाँ से मूव करता है, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यानी गार्ड सेल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बाहर से वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा, जिससे गार्ड सेल जो है वो टर्जिड बन जाएंगे, ठीक है, टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है। यानी उनके अंदर तनाव आ जाएगा। टर्जिड होने का मतलब है कि वो अकड़ जाएंगे, तनाव आ जाएगा। जब उनके अंदर तनाव आ जाएगा, टर्जिड हो जाएंगे, तो इट मीन्स के जो इसके पोर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होने की वजह से ओपन हो गए हैं, यानी पोर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। यहाँ पर जो है ये आपको इसकी ओपनिंग का जो है वो फिनोमिना बताया हुआ है कि व्हेन शुगर लेवल इंक्रीज सल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज। सल्यूट कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ हुई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज्ड हो रही है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने का मतलब है कि वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई है। उस वाटर की कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए दूसरे सेल से वाटर जो है वो गार्ड सेल के अंदर एंटर होगा, जिससे उन सेल का जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जिससे जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो गए हैं और अब जो हैं ये सेपरेट हो गए हैं और पोर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। ये इसका है ओपनिंग फिनोमिना के कैसे ये ओपन हुए हैं, ठीक है। नाइट टाइम में क्या होगा, डेफिनेटली देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द शुगर्स आर आइदर कन्वर्टेड इनटू insoluble starch or are used in respiration. This decrease free sugar in cells, so osmotic pressure of guard cells is low and water leave the guard cells which become flaccid. यानी टर्जिड हैं, अकड़े हुए हैं, तो वो एक दूसरे से सेपरेट होकर ओपन हो जाएंगे, और जब फ्लैक्सिड हैं यानी पिचके हुए हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होकर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है बेटे। समझ आ गई है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के जब शुगर सिंथेसाइज्ड हो रही है उस टाइम जो है वो गार्ड सेल्स ओपन है। क्यों, क्योंकि शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर कंसंट्रेशन लो हो गई है और उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए लार्ज अमाउंट में जो है वो वाटर साथ वाले सेल से आएगा, जिनसे गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो गए हैं और वो एक दूसरे से ओपन हो गए, पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। सेकंड जो है वो है इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, यानी पोटाशियम आयंस की प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो भी गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। स्टोमेटा ओपन ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम इनटू द गार्ड सेल, यानी पोटाशियम जस्ट गार्ड सेल के अंदर आएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो इट मीन्स के स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गए हैं। क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ पोटाशियम डिक्रीज दी वाटर पोटेंशियल, ठीक है। यस हम बात कर रहे थे, सॉरी बेटे ये इंटरप्शन आ गई थी। पोटाशियम आयंस की बात कर रहे थे कि पोटाशियम आयंस जो हैं ये गार्ड सेल की ओपनिंग को को कंट्रोल करते हैं। कि जब स्टोमेटा पोटाशियम आयंस जब हैं सेल के अंदर एंटर होंगे तो इससे ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जिससे वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा। उसी तरह से जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से जब पोटाशियम सेल से बाहर जाएगा इट मीन्स के ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। अब वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होगा और उससे जो है वो स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये तो एक सिंपल हमने बात किया कि पोटाशियम की एक्यूमुलेशन की वजह से वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। और जैसे अभी हमने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ कर गया है तो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आसपास के सेल से वाटर जो है वो गार्ड सेल में एंटर होगा और वो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे, जिससे वो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्या चीज़ है जो पोटाशियम आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी पोटाशियम आयंस भी तो एक डेफिनेटली आयंस है ना, यानी खुद ब खुद तो ये सेल के अंदर मूव या आउट तो नहीं ना होंगे। तो इसमें भी टू जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, दूसरी जो है वो लाइट है, ब्लू लाइट है, ठीक है। लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है
के स्टोमेटा ओपन होंगे, ठीक है। लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम, जैसे मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड फेवर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दस अलाउइंग इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट लीव्स के अंदर लो हुई है तो इट मीन्स कि उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए स्टोमेटा को ओपन करना है, और ये एक सिग्नल के तौर पर एक्ट कर रहा है कि पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर मूव करे, ताकि उसी तरह से टर्जिडिटी जो है वो वाटर की हो और जो स्टोमेटा है वो ओपन हो, ताकि स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, ठीक है बेटे। फिर ब्लू लाइट की हमने बात किया। ब्लू लाइट जो है दिस प्रोवाइड पोटाशियम आयन। एक्सपोजर टू ब्लू लाइट इज़ इफ़ेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो पोटाशियम आइंस जो हैं वो मूव करेंगे और टर्जिडिटी इंक्रीज़ होगी और स्टोमेटा जो हैं वो ओपन होंगे। नाइट टाइम में जब लाइट नहीं होगी, इसी तरह से पोटाशियम मूव नहीं करेंगे, टर्जिडिटी नहीं होगी और जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज हो जाएंगे फ्लैक्सिड होने की वजह से, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल बेसिकली फिनोमिना डैट आर इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ आपको इस डायग्राम में जो है वो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, 2 गार्ड सेल्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ठीक है, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई है कि पोटाशियम जो है, एक बात याद रखिएगा कि हाई अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयंस मींस के जो है हाई अमाउंट ऑफ पोटाशियम मींस के जो गार्ड सेल हैं ओपन होंगे, और उसको जो है वो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि पोटाशियम आयन की एक्यूमुलेशन से जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वाटर का वो लो कर जाता है, ठीक है, और उसी तरह से उसको उस लो अमाउंट को पूरा करने के लिए हाई से लो की तरफ जो है वो वाटर की मूवमेंट होगी, जिससे गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे और जो है वो